वेलकम बैक एवरीवन। आज हमने देखना है कन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, या फिर इसको ऐसा भी बोल सकते हैं दैट रिलेशनशिप क्या है बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया और उसकी कमेंसमेंट हुई तब ये क्वेश्चन रेज हुआ कि फंडामेंटल राइट्स जस्टिशिएबल क्यों हैं। इनकी वायोलेशन पर हम सुप्रीम कोर्ट पर जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी जो है वो नॉन जस्टिशिएबल क्यों है, स्टेट के ऊपर वो सिर्फ एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है अंडर आर्टिकल 37। सुप्रीम कोर्ट डीपीएसपी को क्यों लीगली एनफोर्स नहीं कर सकता, ये क्वेश्चन रेज हुए। तो इसके बाद फिर इन क्वेश्चंस को टेकअप करा गया बाय सुप्रीम कोर्ट इन चंपकम दोराईराजन केस 1951, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी पोजीशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स से सुपीरियर है। दैट इज जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होंगे वो एक सब्सिडरी होंगे फंडामेंटल राइट्स से, फंडामेंटल राइट्स की, या फिर इनके ये सबऑर्डिनेट होंगे। बट स्टिल अगर डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करना है तो पार्लियामेंट को फंडामेंटल राइट्स को अमेंडमेंट करना होगा थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दैट इज विद आर्टिकल 368। तो इसकी वजह से फिर बाद में पार्लियामेंट ने कुछ अमेंडमेंट्स लेके आई। फर्स्ट अमेंडमेंट, फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड 17th अमेंडमेंट। तो चंपकम दोराईराजन केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या रूलिंग दी कि फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी पोजीशन डीपीएसपी से ज़्यादा है, बट अगर स्टिल डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करना है तो जो फंडामेंटल राइट्स की अमेंडमेंट होगी वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी थ्रू आर्टिकल 368 बाय पार्लियामेंट। फिर उसके बाद एक केस आता है, एक बिल आता है री केरला एजुकेशन बिल 1957। री का मतलब है कि इसको प्रेसिडेंट ने बोला है, प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट को बोला है, रेफर करा है ये केस अंडर आर्टिकल 143। तो उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को कंसिडर करा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक डॉक्ट्राइन दिया, डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनाइजेशन। ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था बट इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यूज़ करा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बैलेंस स्ट्राइक करने की कोशिश करी बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं और डीपीएसपी, इनमें एक बैलेंस बनाकर रखा जाना चाहिए। बट अगर ऐसी सिचुएशन आती है, कोई भी ऐसी सिचुएशन हो कॉन्फ्लिक्ट वाली, तो उस केस में फंडामेंटल राइट की पोजीशन ही सुपीरियर रहेगी देन डीपीएसपी। लेकिन ये जो बैलेंस वाला केस था ना, इस बैलेंस वाली सिचुएशन को पार्लियामेंट ने कुछ ज़्यादा माना नहीं। तो उसके बाद भी, ऐसा बोलने के बाद भी, पार्लियामेंट डीपीएसपी की इम्प्लीमेंटेशन के लिए फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करे जा रहा था। तो जिसके बाद फिर केस आता है गोलकनाथ केस 1967। अच्छा, उसके साथ ही जो पहले इसी को देखते हैं। तो जो केस आता है गोलकनाथ केस 1967, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि पार्लियामेंट जो है हर एक डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल की इम्प्लीमेंटेशन के लिए फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती है, चेंज नहीं कर सकती है। पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि ये सैक्रोसेंट है, क्योंकि ये होली है और ये सैक्रेड है जो फंडामेंटल राइट्स हैं। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि एक बैलेंस रखा जाना चाहिए, बट जो फंडामेंटल राइट की पोजीशन है फिर भी वो सुपीरियर ही रहेगी। ये बैलेंस की बात करने के बाद भी जो पार्लियामेंट था वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करे जा रहा था टू इम्प्लीमेंट सर्टन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो उसके बाद ही फिर गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो जजमेंट थी उसको थोड़ा सा चेंज करा, जिसमें उसने बोला कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सैक्रोसेंट है और पार्लियामेंट उनको ऐसे ही अमेंड नहीं कर सकता, ऐसे ही चेंज नहीं कर सकता कि हाँ हमने कुछ डीपीएस की, ये नहीं बोल सकता कि हाँ हमने ये वाले डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए हमने ये फंडामेंटल राइट चेंज कर दिया। पार्लियामेंट ये चीज़ नहीं कर सकता। तो अच्छा, अब क्या आता है, अब इसके बाद 1967 में ये केस आया था गोलकनाथ का, लेकिन पार्लियामेंट ने क्या करना था उसके बाद, सुप्रीम कोर्ट ने तो जजमेंट दे दी, पार्लियामेंट ने करनी थी बैंकों की नेशनलाइजेशन, जिसके लिए पार्लियामेंट लेके आया था बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट 1969। और ऐसे ही एक प्रीवी पर्सेज अबॉलिशन एक्ट भी लाया था पार्लियामेंट 1971 में। ये किसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल 39B
एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल 39C। जो बैंक नेशनलाइजेशन था ये था 39B के लिए, जो कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज की बात करता है। और ऐसे ही जो प्रीवी पर्सेज एबॉलिशन था ये रिलेटेड था आर्टिकल 39C से, जो कि बात करता है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ की। तो इन दोनों को ही उस टाइम पर चैलेंज करा गया था। जो ये दोनों ही एक्ट थे इनको चैलेंज करा गया था कूपर केस में। ओके, मैंने एक इसमें लिखा नहीं हुआ। जो बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट था इसको चैलेंज करा गया कूपर केस में, और जो प्रीवी पर्सेज एबॉलिशन एक्ट था इसको चैलेंज करा गया था माधवराव सिंधिया केस में। माधवराव सिंधिया केस में जो प्रीवी पर्सेस था ना, ये जो राजा महाराजा की पेंशन वगैरह थी उसको बैन करता था, तो इनको चैलेंज करा गया था। ये लोग किसके बेसिस पर चैलेंज कर रहे थे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स की वायोलेशन हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट क्या बोले जा रहा था कि फंडामेंटल राइट्स को जो पार्लियामेंट है चेंज नहीं कर सकता, ऐसे ही अमेंड नहीं कर सकता क्योंकि वो सैक्रोसैंक्ट है। तो ये दोनों चीज़ें कन्फ्लिक्ट में आ गई। जो सुप्रीम कोर्ट थी पार्लियामेंट की सोशलिस्टिक एफर्ट्स के वे में इंटरफेयर कर रहा था, तो जिसकी वजह से फिर पार्लियामेंट क्या करता है, एक 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आता है और एक लेके आता है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 25th अमेंडमेंट क्या कहती है, इसने इंट्रोड्यूस करा आर्टिकल 31C को, जिसको हमने ऑलरेडी देख लिया है। इस 31C ने क्या बोला था कि अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल 39B एंड 39C को इम्प्लीमेंट करना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आर्टिकल 14 और 19 दैट इज फंडामेंटल राइट की इनकी वायोलेशन होती भी है, तो बट इनको इम्प्लीमेंट करा जाएगा। कोर्ट में इस आर्टिकल को, इस ऐसे लॉ को चैलेंज नहीं करा जाएगा, ये बोला गया आर्टिकल 39C में। मतलब कि इसमें पार्लियामेंट ने क्या कर दिया, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे उनको सुपीरियर कर दिया फंडामेंटल राइट्स से। उनकी पोजीशन क्या हो गई, स्ट्रांग हो गई देन फंडामेंटल राइट्स। और जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी उसने कहा कि पार्लियामेंट कैन टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इसमें क्या बोल दिया, अब देखिए एनी वर्ड, कहीं भी अगर एनी वर्ड आएगा ना तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो पार्लियामेंट ने क्या कहा कि वो किसी भी फंडामेंटल राइट को अब्रिज कर सकता है और किसी भी फंडामेंटल राइट को ख़त्म भी कर सकता है, जिसको फिर चैलेंज करा गया था। इन चीज़ों को 24th 25th को फिर चैलेंज करा गया था केशवानंदा भारती केस, जो कि एक लैंडमार्क जजमेंट है 1973 में। इस जजमेंट ने क्या बोला कि जो आर्टिकल 31C की जो फर्स्ट पार्ट है, मतलब कि आर्टिकल 39B और 39C को इम्प्लीमेंट करना है, तो ये वाली चीज़ तो ठीक है, इसको तो सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया। लेकिन इस आर्टिकल 31C में एक प्रोविज़न थी, सेकंड प्रोविज़न, जो कि कहती थी कि कोई भी ऐसा लॉ जिसमें कोई ऐसी पॉलिसी है इन DPSP से रिलेटेड, उसको कभी किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं करा जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये जो सेकंड प्रोविज़न है किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं करा जा सकता, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये जुडिशियल रिव्यू से बाहर हो जाता है। और जो जुडिशियल रिव्यू है तो वो क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, जो कि ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन आया किसमें था, केशवानंदा भारती केस में। तो ये चीज़ बोली फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट ने। अब पार्लियामेंट ने इस चीज़ को चैलेंज करा था बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसमें पार्लियामेंट ने 31C का स्कोप भी एक्सपेंड कर दिया और जो DPSP की प्राइमेसी थी उसको इंक्रीज कर दिया। मतलब कि जो DPSP की पोजीशन थी उसको फंडामेंटल राइट्स से स्ट्रॉन्ग कर दिया, सुपीरियर रख दिया DPSP की पोजीशन को। बट इस चीज़ को फिर बाद में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था मिनर्वा मिल्स केस 1980 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो DPSP से सुपीरियर है, उनकी पोजीशन DPSP से हमेशा स्ट्रॉन्ग है। बट अगर 39B और 39C डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की इम्प्लीमेंटेशन करनी है और इससे रिलेटेड लॉ अगर आर्टिकल 14 19 को वायोलेट करते हैं तो उस चीज़ को चैलेंज नहीं करा जाएगा। इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया था।
इसका मतलब क्या हो गया कि जो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 है इनकी पोजीशन 39B और 39C से कम हुई। अब इसी मिनरवा मिल्स केस में ये सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया था कि बैलेंस स्ट्राइक करना है बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, और ये क्या होगा, ये बेसिक फीचर होगा। देखिए इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है। जो री केरला एजुकेशन बिल था उसमें डॉक्टर ऑफ हार्मोनाइजेशन को यूज़ करा गया था कि बैलेंस लेके आना है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में। अगर कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन हो तो फंडामेंटल राइट्स ही सुपीरियर होंगे, जिसको पार्लियामेंट ने माना नहीं था। लेकिन जो मिनरवा मिल्स केस था उसमें क्या बोला गया कि जो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी है इनमें जो बैलेंस है वो बैलेंस ही बेसिक फीचर का पार्ट है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इस बैलेंस पर ही टिका हुआ है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये दोनों ही टू व्हील्स ऑफ चैरियट हैं। दो पहिए हैं ये चैरियट के, अगर एक पहिया भी गड़बड़ा गया तो ये बैलेंस जो होगा चैरियट का वो खराब हो जाएगा। तो ये जो हार्मनी, ये जो बैलेंस है दोनों का, वो बैलेंस बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है जिसकी वायोलेशन नहीं करी जा सकती बाय पार्लियामेंट। तो ये था हमारा रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, जो कल्मिनेट किस पे होता है, मिनरवा मिल्स केस में, जिसमें कहा गया कि इन दोनों ही में ही बैलेंस बनाया जाना चाहिए। अब नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। देखिए ये एसएच प्रीलिम्स या फिर वनडे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट मेंस के में आंसर राइटिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आप उनको ना कहीं भी कोड कर सकते हो आंसर राइटिंग में। जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं कि इनसे अगर इनको इम्प्लीमेंट करना था तो पार्लियामेंट कौन कौन सी चीज़ें लेके आया। जैसे कि 1950 में प्लानिंग कमीशन आया था, अब वो रिप्लेस करके क्या आ गया है, नीति आयोग आ चुका है। ऐसे ही लैंड रिफॉर्म रिलेटेड लॉ है। अच्छा अगर इनको हम डीपीएसपी के आर्टिकल से देखें तो ये लैंड रिफॉर्म लॉ, जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो उसके बाद जो बहुत सारे जमींदार थे, बड़े बड़े जमींदार, उनके पास लैंड का सरप्लस पोर्शन था, उनके पास ही मेजॉरिटी पोर्शन रहता था लैंड का। जो टेनेंट्स वगैरह होते थे या फिर जो वीकर सेक्शन थे उनके पास तो होते ही नहीं थे। इसीलिए लैंड की रिस्ट्रक्चरिंग इंपॉर्टेंट थी, लैंड के रिफॉर्म इंपॉर्टेंट थे, टेनेंसी लॉ लेके आए गए। और ऐसे ही जो जमींदारी से रिलेटेड इंटरमीडियरी थे उनको भी अबॉलिश कर दिया गया। तो अगर डीपीएसपी से कंपेयर करें हम तो ये बोल सकते हैं कि ये 39C एंड 39B की इम्प्लीमेंटेशन है। कैसे? क्योंकि 39B कहता है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, तो इसने खत्म कर दिया ना सरप्लस को, किसी एक के पास सरप्लस नहीं रहेगी। ऐसे ही जो C है वो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ की बात करता है, तो इसमें भी इस चीज़ को ख़त्म करा गया। अब जो नेक्स्ट इसमें करा गया वो लेबर और चिल्ड्रन से रिलेटेड लॉ लेके आई पार्लियामेंट। जैसे कि अगर लेबर से देखें तो मिनिमम वेजेस एक्ट हो गया, ऐसे ही पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट हो गया, फैक्ट्रीज रिफॉर्म लेके आई। तो अगर इसको अगर हम डीपीएसपी से कंपेयर करें तो आर्टिकल कौन से हो सकते हैं, 41, 43 जो कि वर्कर्स से रिलेटेड है। ऐसे ही चिल्ड्रन से रिलेटेड भी डीपीएसपी में आर्टिकल है, और ऐसे ही वुमेन वर्कर्स से रिलेटेड भी एक्ट लेके आई पार्लियामेंट, जैसे कि एम्यूनरेशन से रिलेटेड इक्वल पे वाला एक्ट है ये। ऐसे ही मैटरनिटी रिलीफ, तो इसको कंपेयर कौन से कर सकते हैं, आर्टिकल 42 से। ऐसे ही मेजर्स टू यूटिलाइज फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर कॉमन गुड, मतलब कि जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको कॉमन गुड के लिए यूज़ करना है। इसमें उन्होंने पार्लियामेंट ने बैंकों की नेशनलाइजेशन करी, जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस की नेशनलाइजेशन करी, प्रीवी पर्सेस को ख़त्म करा गया। इसको भी हम 39B से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि 39B भी कहता है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए रिसोर्सेज की। प्रीवी पर्सेस को ख़त्म करा गया ताकि कंसंट्रेशन ना हो वेल्थ की। इसको 39C से कंपेयर कर सकते हैं। ऐसे ही जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 है, इसमें बात करी गई है कि पुअर लोगों के पास भी फ्री लीगल एड की सर्विसेज होनी चाहिए। इससे आता है लोक अदालत वगैरह आती हैं इसमें।
और जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सिविल कोर्ट के जैसे काम करती है। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं 39A से, जो कि बोलता है कि पुअर लोगों के पास भी फ्री लीगल एड की सर्विस होनी चाहिए। ऐसे ही कॉटेज इंडस्ट्रीज़ इन रूरल एरियाज से रिलेटेड भी लॉ लेके आया पार्लियामेंट, जैसे कि खादी इंडस्ट्रीज से रिलेटेड खादी वगैरह के कमीशन बनाए गए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ वगैरह आती हैं इसमें, हैंडलूम सिल्क से रिलेटेड। तो ये सारी की कॉटेज इंडस्ट्रीज़ आ जाएंगी। गांधीयन आइडियोलॉजी है, ये गांधीयन प्रिंसिपल है। आर्टिकल 43 से कंपेयर कर सकते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना है तो उसके लिए कुछ प्रोग्राम्स लेके आए पार्लियामेंट, जैसे कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, MG नरेगा की भी बात कर सकते हैं इसमें हम, जो कि एम्प्लॉयमेंट देता है। तो ये आर्टिकल 47 से कंपेयर कर सकते हैं इसको हम, क्योंकि ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करता है। अगर वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट कंजर्वेशन से एक्ट लेके आया है पार्लियामेंट, जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, पोल्यूशन से रिलेटेड बॉडीज़ बनाई हैं, ऐसे ही नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई है। तो ये आर्टिकल 48A की इम्प्लीमेंटेशन की बात करता है। और ऐसे ही एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, इससे रिलेटेड भी हमने आर्टिकल पढ़ा था, आर्टिकल 48। ऐसे ही पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ये भी गांधीयन प्रिंसिपल से रिलेटेड है आर्टिकल 40 से, ठीक है। और इसको बाद में PRI को, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया। वीकर सेक्शन की बात करें तो जैसे कि SCs, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अदर वीकर सेक्शंस, उनके लिए रिजर्वेशन की बात करी गई, ठीक है। ये आर्टिकल 46 से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। उनकी एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उससे रिलेटेड अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करा गया। एट्रॉसिटीज़ एक्ट आया, उससे रिलेटेड। देन उसके बाद फिर 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एक नेशनल कमीशन बनाया गया, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स दोनों के लिए कंबाइंड बना था। जो 65th अमेंडमेंट थी, इससे कंबाइंड कमीशन बना था, लेकिन 89th ने फिर दोनों के जो कमीशन थे उनको सेपरेट कर दिया, बाइफरकेट कर दिया। ऐसे ही कुछ कमीशन आए अदर वीकर सेक्शन से। जो आर्टिकल 46 है, इसमें अदर वीकर सेक्शन की बात करी गई है। तो जितने और बैकवर्ड क्लासेस हैं इंडिया की, OBC एंड ऑल, इससे रिलेटेड भी फिर कुछ कमीशंस आए। ऐसे ही EWS, जो कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, इसको भी हम आर्टिकल 46 से ही रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी एक अदर वाला पार्ट आ जाएगा। तो इसमें 10% रिजर्वेशन दी गई है। ऐसे ही सेपरेशन ऑफ पावर का भी हमने देखा था कि जो आर्टिकल 50 है, वो कहता है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों सेपरेट होने चाहिए। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या करा गया कि जो कलेक्टर वगैरह होते थे, पहले उनके पास जुडिशियल पावर्स रहती थी, अब उनके पास सिर्फ मैजिस्ट्रेट वाली ही पावर है, सिर्फ एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं। तो ये आर्टिकल 50 की इम्प्लीमेंटेशन होगी। ऐसे बाकी ये वाले भी हैं, एंशंट एंड जो नेशनल इम्पोर्टेंस वाले आर्टिफैक्ट्स वगैरह हैं, साइट्स हैं कुछ, उनसे रिलेटेड एक्ट लेके आया पार्लियामेंट 1951 में। और ऐसे ही पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड, पब्लिक हेल्थ की बात करी गई थी आर्टिकल 47 में। उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम्स लेके आती है गवर्नमेंट। जितनी भी नेशनल लेवल तक की डिसीजेज होती हैं, उनके लिए अलग से प्रोग्राम, कैंपेन्स वगैरह चलाई जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ऐसे ही मिल्च एनिमल्स, उनके स्लॉटर वगैरह को रोका जाए, जैसे काउज वगैरह, उनकी ब्रीड को इम्प्रूव करा जाए, इसकी बात करी गई है आर्टिकल 48 में। ऐसे ही ओल्ड एज पेंशन स्कीम की भी आर्टिकल 41 में बोला गया है कि जो ओल्ड एज के लोग हैं, उनके लिए भी प्रोविजंस बनाई जानी चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, आर्टिकल 41 में बात करी गई है। ऐसे ही इंटरनेशनल पीस की भी हमने पढ़ा था कि आर्टिकल 51, जो कि इंटरनेशनल ट्रीटीज़ की बात करता है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी पीस की बात करता है। तो इंडिया के पास है नॉन अलाइनमेंट पॉलिसीज, पंचशील, ये सारी की सारी इंडिया के पास है। ऐसे भी और भी बहुत सारी इंटरनेशनल लॉज को अबाइड करता है इंडिया। तो अब जो लास्ट इसका पोर्शन है वो है अदर डायरेक्टिव्स, जो कि आउटसाइड है पार्ट 4 में। मतलब कि ये तो जो पार्ट 4 के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनको तो हमने देख लिया, लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनमें कुछ डायरेक्टिव्स दिए गए हैं, लेकिन वो पार्ट 4 का पार्ट नहीं है। तो पहले है आर्टिकल 335 पार्ट 16 में। ये क्या कहता है कि जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड कास्ट के लोग क्लेम करते हैं अपॉइंटमेंट्स यूनियन लेवल पर, दैट इज सेंट्रल लेवल पर,
और स्टेट लेवल पर जितनी भी पोस्टें होंगी, जितनी भी सर्विसेज होंगी, उनमें एससीज एसटीज के जो क्लेम्स होंगे उनको भी कंसिडर करा जाना चाहिए। बट ये ध्यान में रखा जाना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी भी मेंटेन रहे। देखिए जो क्लेम होते हैं, अगर हम एनसीईआरटी पढ़ें तो जो राइट्स होते हैं उनको क्लेम भी बोला जाता है। जो भी क्लेम होंगे लोगों के वो भी राइट्स ही होंगे। तो जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों के राइट हैं यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट की पोस्ट्स पर, उनको भी कंसिडर करना जाना चाहिए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी मेंटेन रहनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखा जाए। ये बोला गया है आर्टिकल 335 में, लेकिन ये पार्ट 4 में नहीं है, ये किस में है, पार्ट 16 में। ऐसे ही ये दो आर्टिकल है 350A एंड 351 जो कि पार्ट 17 में है। 350A क्या कहता है कि जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं, अच्छा इसमें पहले ध्यान रखना है कि ये स्टेट और लोकल अथॉरिटी की बात करता है। जो आर्टिकल 351 है ये यूनियन गवर्नमेंट की ड्यूटी की बात करता है। तो आर्टिकल 350A क्या कहता है कि जो स्टेट अथॉरिटी होगी ऐसे ही लोकल अथॉरिटी होगी, वो प्रोविजंस बनाएगी, वो लॉ बनाएगी किस पे, कि जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं वो प्राइमरी लेवल की एजुकेशन के लिए जो एजुकेशन है वो मदर टंग में प्रोवाइड कर सकती हैं, मदर टंग में इंस्ट्रक्शंस दे सकती हैं। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, स्टेट और लोकल अथॉरिटी की। ऐसे ही जो आर्टिकल 351 है वो कहता है कि यूनियन गवर्नमेंट की, सेंटर की ड्यूटी होगी कि वो हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करे। इसको प्रमोट क्यों करना है, हिंदी लैंग्वेज को स्प्रेड क्यों करना है, इसको डेवलप क्यों करना है, ताकि ये लोगों का मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन बन सके। इंडिया के लोग हिंदी में अपने अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर पाएँ, ये इंडिया के कल्चर का हिस्सा बन पाए, इंडिया पाए ये दिखाना कि हमारी जो हिंदी लैंग्वेज है वो हमारे कॉम्पोजिट कल्चर का हिस्सा है और ये लोगों का मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है। इसके लिए हिंदी को डेवलप करना है, हिंदी को प्रमोट करना है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, यूनियन गवर्नमेंट की। सो दिस वाज द डीपीएसपी। अच्छा इसमें डीपीएसपी में ना मैंने वो क्रिटिसिज्म वगैरह मैंने इंक्लूड नहीं करा है, क्योंकि उसमें उसको बस एक बार रीड करने से ही काम चल जाएगा। डिफरेंट लोगों के उसमें व्यू दिए गए हैं, उनको एक बार रीड कर लीजिएगा। तो जो भी अगर आपको इम्पोर्टेंट लगे खुद उसको मार्क कर लेना, सबको याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है उसमें, और ना ही इतना ज़्यादा एग्ज़ाम में कभी आया ही है। सो दैट इज़ ऑल फॉर डीपीएसपी। डीपीएसपी ख़त्म हो चुका है। थैंक यू।